अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत अरसे बाद एवोल्यूशन के 7 वीडियो लेक्चर अपलोड करने के बाद आज 8वां वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। ये मेरा दूसरा चैनल है पावर ऑफ बायोलॉजी, इसमें मैं अपलोड कर रहा हूं। आपको अगर मेरे पहले एवोल्यूशन के चैप्टर के 7 वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप एजुकेशन स्टूडियो कासिम KTK में जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग लॉ। डियर स्टूडेंट, ये दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था हार्डी, GH हार्डी, और दूसरा का नाम था विलियम वेनबर्ग। GH हार्डी ये एक मैथमेटिशियन था, जबकि विलियम वेनबर्ग ये जर्मन फिजिशियन था। 1908 में हार्डी वेनबर्ग इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग काम करके एक मैथमेटिकल रिलेशन P + Q = 1 डेवलप किया। इस मैथमेटिकल कंसेप्ट में जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी रिलेट को जाहिर किया कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब ये एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर इंशाअल्लाह आपको मैं जबरदस्त कंसेप्ट दूंगा। तो इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहा जाता है और ये एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक क्रूशियल कंसेप्ट था। बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एक ऐसे आइसोलेटेड पॉपुलेशन के बारे में डेवलप किया है कि जिसमें न कोई बाहर से पॉपुलेशन स्पीशी आ सकता है और न कोई अंदर से बाहर जा सकता है, यानी इमिग्रेशन और आइमिग्रेशन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आपको अगर मैं मिसाल दूं तो आप इसको एक जेल तस्वर कर ले, एक कैदखाना तस्वर कर ले कि जिसमें न तो कोई कैदी जेल से बाहर जा सकता है और न ही कोई कैदी जेल के न कोई कैदी बाहर से अंदर आ सकता है। तो हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरम है, बेसिकली ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन के बारे में डेवलप हुआ है। इस तरह की कंडीशन किसी भी जगह दुनिया में हमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये बात, ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है जो डेवलप हुआ है। प्रैक्टिकल का इसके साथ दूर दूर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि इस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हुआ है या नहीं। द एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विल अकर और नॉट, ये हमें बताता है। अगर P + Q = 1 है, इस इक्वेशन के मुताबिक है, तो फिर तो नहीं हुआ है। अगर P + Q = 1 नहीं है या 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो फिर हुआ है ये। अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? 1908 में है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विल रिमेन सेम या कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर इस तरह के हालात हो तो फिर किसी भी पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल जब सेम होगा और कंडीशन ये हो, तो फिर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, इस पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो फिर उस पॉपुलेशन में क्या है, उस पॉपुलेशन में फिर
इवोल्यूशन नहीं हुआ होगा। अब ये इलील फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलील प्रेजेंट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड इलील फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने प्लान ड्रा की है। ये देखो, आपको रेड फ्लावर भी नजर आ रहा है। एक करेक्टर मैंने चूज किया है कि मिसाल के तौर पर फ्लावर का कलर है। तो ये देखो, ये रेड फ्लावर है, ये भी रेड फ्लावर है, ये भी रेड फ्लावर है, ये ग्रीन फ्लावर है और ये ग्रीन फ्लावर है। अब इसमें इलील फ्रीक्वेंसी रेड फ्लावर की कितने आर है? 1 2 3 4। तो इस पॉपुलेशन में इलील फ्रीक्वेंसी रेड फ्लावर की क्या है? 4 है। अब ग्रीन की क्या है? 1 2 3 4 5 6। ग्रीन फ्लावर की इलील फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। तो यहां पर आप इलील फ्रीक्वेंसी, अब आप कैलकुलेशन इलील फ्रीक्वेंसी का फॉर रेड कलर, तो इसमें कुल कितने आर है यानी रेड कलर? तो ये क्या है? 4 है। तो टोटल कितने हैं? 10 है। तो 4 आउट ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.4। क्लियर? अब ग्रीन कलर के कितने हैं? देखो जी, इलील कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आउट ऑफ 10 0.6। अब इन दोनों को आप जब जमा करेंगे, P यहां पर इस इक्वेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर को जाहिर करता है, जबकि क्यों रिसेसिव कैरेक्टर को जाहिर किया जाता है। इसलिए तो क्यों को स्मॉल लिखा गया है और P कैपिटल लिखा गया है। आपको पता है कि जेनेटिक्स की रूल के मुताबिक हम डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। तो P प्लस क्यों, इस क्यों को आप कभी भी इस इक्वेशन में कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब 0.4 प्लस 0.6 कितने हो गए? 1 के बराबर हो गए। मतलब ये है कि अगर आपके साथ ये पॉपुलेशन है और इसमें ये चीजें नहीं हो रही है, ये सेटिस्फेक्शन कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, तो फिर ये इस सूरत हाल में आपके साथ क्या होगा? इवोल्यूशन इस पॉपुलेशन में नहीं हुआ होगा, बशर्ते मिसाल के तौर पर इस रेड और ग्रीन फ्लावर में म्यूटेशन भी ना हुआ हो, यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये क्रोमोसोम या जीन के स्ट्रक्चर में चेंज ना हुआ हो, म्यूटेशन। इस पर मेरा अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। जेनेटिक ड्राफ्ट यानी कोई पॉपुलेशन बाय चांस एक जगह से दूसरी जगह, यानी इलील फ्रीक्वेंसी भी चेंज ना हो। इलील फ्रीक्वेंसी, अब मिसाल के तौर पर रेड कलर की इलील फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 4 है। अगर ये बाय चांस चेंज हो गया, 3 हो गया या 5 हो गए, तो फिर मसला हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको कहते हैं। इस पर इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। नेचुरल सिलेक्शन, अगर किसी कैरेक्टर को एनवायरनमेंट ने नेचुरली सेलेक्ट किया और वो आगे जा रही है, ये भी ना हो, यानी नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो, या नेचुरली या आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग एक कैरेक्टर को लेकर वो सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे उसकी नए नए वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन में ना हो, ठीक है ना। लार्ज पॉपुलेशन भी, यस, पॉपुलेशन साइज आपका ज्यादा होना चाहिए, कम ना हो, ठीक है ना। फिर भी, और इसके अलावा माइग्रेशन, जीन फ्लो या माइग्रेशन भी ना हो, यानी जीन फ्लो भी ना हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह एक आइसोलेटेड एरिया में वहां से न कोई स्पीशी निकल सकता है, न वहां पर कोई जा सकता है। और रेंडमली मेटिंग हो, यानी क्या है, ब्रीडिंग का जो है वो भी रेंडमली हो, एक ऑर्गेनिज्म के साथ बार बार ना हो, बल्कि रेंडमली हो। यस, अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ठीक है ना, तो फिर उसमें इलील फ्रीक्वेंसी किसी भी कैरेक्टर का चेंज नहीं होगी। जब नहीं होगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा, यही हार्डी-वेनबर्ग कहता है। अब जीनोटाइप का क्या मतलब है कि इस पॉपुलेशन में कितने रेड कलर होमोजाइगस रेट कितने हैं और हेटेरोजाइगस रेट कितने हैं। तो ये देखो, आपके साथ इस पॉपुलेशन में, इस 5 प्लांट में आपके साथ सिर्फ एक होमोजाइगस है रेड कलर के, और जबकि 2 आपके साथ ग्रीन कलर के होमोजाइगस है। तो इसको हम कहते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, यानी जेनेटिक मेकअप पर स्पेसिफिक ऑफ इंडिविजुअल। यानी अब ये होमोजाइगस ग्रीन कलर है और ये
होमोजाइगस है। ये दोनों रेड कलर नजर तो आ रहे हैं, यानी एक पीनोटाइप है नजर आने वाला कैरेक्टर, एक जीनोटाइप है जो नजर ना आए लेकिन उसके अंदर जीन मौजूद हो, तो उसको हम जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जीनो फ्रीक्वेंसी असल में कहते हैं तादाद को। तो जीनोटाइप इसमें क्या है, अब दोनों आर जब मिल जाते हैं तो ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। पहले एक आर मिल रहा था, अब दोनों आर मिल रहे हैं, यहां पर भी दोनों, यहां पर भी दोनों, यहां पर भी दोनों, यहां पर भी दोनों, यहां पर भी दोनों। अगर इस तरह की कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10। ठीक है ना, 10 है ना, 2 4 6 8 10। अब जी डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे साथ दो कंडीशन में आपको नजर आएगा, एक रेड होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। ये कंडीशन दोनों में आपको रेड कलर फिनोटाइपिकली नजर आएगा, लेकिन जीनोटाइपिकली एक रेड होगा और दूसरा रेड नहीं होगा। और रिसेसिव में हमें सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव कैरेक्टर होगा, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे साथ। और इस इक्वेशन में पी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और क्यों क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है 1। अब मैं आपको, ये एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अगर एक से वैल्यू p प्लस क्यू से 1 कम हो गई, यानी इसको हम फिर कहते हैं जेनेटिक डिविएशन। यानी एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अगर जेनेटिक डिविएशन हो गई कम या ज्यादा, इन दोनों को डिविएशन कहते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुई है। अगर यही 1 बरकरार रहेगा तो फिर इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपके साथ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के हवाले से। अब मैं आपके साथ इस पर एक थ्योरेटिकल, आपके साथ मिसाल के तौर पर किसी पॉपुलेशन में हमारे साथ p की वैल्यू है 0.4। आपको पता है कि 0.4 कैसे आया, यहां पर आप देख सकते हैं, और क्यों है 0.6। अब जी p प्लस क्यों, हमने इसका स्क्वायर लिया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर इज इक्वल टू +2ab, वो तो मशहूर अलजेब्रिक इक्वेशन है, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस q स्क्वायर। अब देखो यहां पर वैल्यू मैंने पुट किए हैं, अब इसको मैंने 0.16 प्लस 0. अब क्या है, 6 4 24 48, 0.48 और 6 6 36, ये हमारे साथ क्या हो गए, 1 के आ गए। तो मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हुआ है। अब मैं क्या कहूंगा, अब इवोल्यूशन का हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के पढ़ने के बाद, समझने के बाद, एक नया डिफिनीशन इवोल्यूशन का हमारे साथ आ गया है कि एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम में जब जेनेटिक डिविएशन होगी तो फिर क्या है, फिर इवोल्यूशन होगी। फिर इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। whenever the genetic equilibrium deviation remain constant, तो फिर इवोल्यूशन नहीं होगी। यानी अगर जेनेटिक डिविएशन चेंज हुई है पॉपुलेशन में, ठीक है ना, तो फिर हम इसको कहते हैं क्या, इवोल्यूशन। तो यही कुछ था। इंशाल्लाह इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट और स्पेसिएशन पर अलग अलग वीडियो आपके लिए इसी पावर ऑफ बायोलॉजी से आपके लिए अपलोड करूंगा। तो इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए रिदम के साथ हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। बाकी तमाम चैप्टर हमने अपलोड किए हैं एजुकेशन स्टूडियो कासिम की टीके में, आप वहां जा सकते हैं। और ये पावर ऑफ बायोलॉजी इसी चैनल, ये मेरा दूसरा चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज।